नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट। और एक बार फिर लाइव आया हूं क्योंकि कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में आते हैं या काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिगार्डिंग कंसल्टेशंस में भी आते रहते हैं। काफ़ी बार खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनका ये कहना है कि अगर भाग्य का इतना इम्पोर्टेंस है या अगर कुंडली का इम्पोर्टेंस है तो फिर कर्म का क्या रोल है। इसको बहुत ही सिंपली समझने की जरूरत है कि आपका जो पहले का कर्म है वही आपका आज का भाग्य है। और इसका मतलब यह है कि आज आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपके आगे का भाग्य बनेगा। इसको प्रारब्ध बोल लीजिए, संचित कर्म बोल लीजिए। कार्मिक थ्योरी में और भी बहुत सारे, जैसे कि दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है, बहुत सारी चीजें आती हैं। अब कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स होती हैं, जैसे कि जिसपे आपका कोई फ्री विल काम नहीं करता। जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ, किस फैमिली में हुआ, किस रिलीजन में हुआ, किस प्लेस में हुआ, कौन आपके माता पिता हैं, कौन आपके भाई बहन हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, जब आप अपना चार्ट देखते हैं, चार्ट बनता कैसे है कि किसी बच्चे का जब जन्म हुआ, जब बच्चे को और माँ को अलग किया गया, टेक्निकली जब बर्थ हुआ, उस समय का समय, उस समय का जो दिन है, जो डेट है, उसका जो टाइम है और जो प्लेस है, वहां से उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आसमान में कौन से ग्रह किस स्थिति में है। तो कुंडली मतलब इट्स अ सर्किल ऑफ 360 डिग्री, और उसमें फिर हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार 12 घर बना लिए हैं। 30-30 डिग्री के एक एक घर हैं, उसमें अलग अलग भावों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। उसको अलॉटमेंट दे दिया गया। पहला घर आपका अपना घर है, शरीर का घर है, पर्सनैलिटी का घर है। सेकंड हाउस जो है वो आपके फैमिली और धन का है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, एफर्ट्स का है, पड़ोसियों का है। फोर्थ हाउस आपकी माता का है, फिफ्थ हाउस संतान का, सिक्स्थ हाउस शत्रु का, सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का, एट्थ हाउस आयु का, नाइन्थ हाउस भाग्य का, 10th हाउस पिता का, 11th हाउस अपॉर्चुनिटीज इनकम का, 12th हाउस एक्सपेंसेस का। इस तरीके से करके, मतलब ये एकदम बेसिक हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं उसके। लेकिन तो जो आपकी कुंडली है वो एक बैलेंस शीट है कि उससे पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपके और क्या क्या वीकनेसेस हैं। किसी का भी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, सिर्फ वीकनेस नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने भी सिर्फ अच्छे काम और सिर्फ बुरे काम नहीं किए होते हैं। लाइफ में दोनों ही चलता रहता है, कुछ आप अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। और ये जो कर्म का थियरी है, इसमें बड़ा ही मतलब कि ये सूक्ष्म है कि आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, मतलब एक तो स्थूल कर्म है। दूसरा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप सोचते रहते हैं जो कि आप कर नहीं सकते हैं। तो सामाजिक कारणों से या कानून की बाध्यता से या पारिवारिक लिमिटेशन से या जो भी, लेकिन सोचने को तो कोई लिमिटेशन नहीं है। मन में तो तरह तरह के अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं। आप अच्छे से अच्छा भी प्लान बना सकते हैं मन में बैठ के, बुरा से बुरा भी प्लान बना सकते हैं मन में। तो वो उसको भी कर्म में, तो इसलिए अगर कोई बोले कि नहीं मैं कोई कर्म ही नहीं कर रहा हूं, तो वो भी कोई लॉजिकल चीज नहीं है। इसलिए कर्म तो आप कर ही रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, वो भी एक कर्म है। आप भोजन कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। तो कुंडली एक बैलेंस शीट है जिसमें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या आपने किया है, वो पूरा ये आ रहा है। और वही देख करके फिर आपके लाइफ की प्रेडिक्शन की जाती है कि अब जिन लोगों के अच्छे कर्म ज्यादा हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं, जिन लोगों के बुरे कर्म ज्यादा हैं वो थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है। उसको इस तरीके से देखना पड़ता है। फिर उसमें दशाओं का रोल है और बाकी सारी चीजें। लेकिन बेसिक जो एस्ट्रोलॉजिकल ये है कि इसका मतलब क्या है कि कुंडली है क्या, तो कुंडली बिल्कुल बैलेंस शीट है। एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लायबिलिटी, बस यही है। और दूसरी बात क्या है कि अब जब सब कुछ फिक्स हो गया, हालांकि सब कुछ फिक्स नहीं है, फ्री विल का भी अपना रोल है, लेकिन मान भी लिया जाए, बहुत लोगों का ये लॉजिक आएगा, ये क्वेश्चन आएगा मन में कि अगर सब कुछ फिक्स्ड ही है तो फिर कुछ करने का मतलब ही क्या है। कुछ अच्छा करें बुरा करें तो पिछले जन्मों में या पहले का जो किया हुआ है वो तो सामने आना ही है। तो आप ऐसा समझे कि फिर दो तरह के लोग हैं या दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने 30 दिन
लगातार खूब बढ़िया मन लगा करके काम किया और उसको 30 दिन के बाद सैलरी मिली। एक व्यक्ति किसी कारण से, मतलब घर में कोई बीमार हो गया या उसका अपना हेल्थ रीजन से आया या कुछ भी, वो 30 दिन काम नहीं कर पाया तो उसको नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं मिली। लेकिन उसको भी तो फिर एक अगले महीने के बाद तो उसको भी सैलरी चाहिए होगी, तो उसको अगले महीने तो काम करना पड़ेगा। तो अगर आपका पिछला प्रारब्ध या पिछला संचित कर्म बहुत बुरा है और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के आप अभी कुछ ना करें या कुछ अच्छा काम ना करें, ये नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको इस से मुक्ति चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, इसमें रेमेडीज का रोल आता है कि या तो आप जो भी आपके संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उसको भोग करके काट लीजिए, तो बहुत टफ होता है, बहुत कष्टकारी होता है। उसमें आपको रोग आएगा और भी बहुत सारे तरह के स्ट्रगल्स आएंगे, करियर में ग्रोथ नहीं होगा, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। जिस तरह के आपने कर्म पीछे किए हैं वो सब उस तरह की चीजें आपको सामने आएंगी। जिस भी रिगार्डिंग, अगर आपने किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार किया है तो आपको इस जन्म में महिलाओं से संबंधित परेशानी आ जाएगी। अगर आपने किसी का पैसा रख लिया था तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टी का इश्यूज है तो उस तरीके से, संतान के साथ अगर आपने बुरा व्यवहार किया है तो संतान से रिलेटेड इस जन्म में आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो वो लाखों तरह की परेशानियां हैं जो कि हम लोग देखते हैं जीवन में लोगों के, जो कि चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप ही का संचित कर्म है। तो एक तो उपाय है कि आप कुछ मत कीजिए और उसको झेलते रहिए। जो जैसा चल रहा है उसको उस हिसाब से आप झेल रहे हैं तो ठीक है, वो भी करके वो कटेगा, वो तो कर्म भोग है, वो कटेगा। दूसरा क्या है कि आप कुछ जो अपना नॉर्मल डे टू डे काम है वो तो कर ही रहे हैं। एक तो चीज आप जान लीजिए कि पहला तो ये समझ लीजिए कि किसी का नुकसान न हो आपके किसी भी काम से, ये आप मान लीजिए पहला। तब तो आप जीरो पे आते हैं, न्यूट्रल पे आते हैं, नहीं तो फिर आप नेगेटिव होंगे और चीजें और खराब होती जाएंगी। दूसरा, बुरा तो नहीं ही करें किसी का, अच्छा क्या कर सकते हैं। अब उसमें दान की एक प्रक्रिया है, दूसरे लोगों की मदद की एक प्रक्रिया है और अनुष्ठान का भी उसमें रोल होता है। तो ये सारी चीजों को करके आप अपने भोग को कम कर सकते हैं। वो जो पुराना संचित कर्म है उसको कम कर सकते हैं और उस प्रकार से जितना भोग आपको होना है वो थोड़ा कम होगा। तो ये इस तरीके से चीजें काम करती रहती हैं। एक और चीज जो डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस ऑफ द चार्ट। जो चीज आपके चार्ट में प्रॉमिस नहीं किया हुआ है वो कोई भी उपाय करके, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के, कोई भी जेम्सस्टोन पहन करके, कितना भी अनुष्ठान करके उसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो चार्ट में प्रॉमिस नहीं है। बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो अगर इसको बड़े इसमें समझें, जो अनअचीवेबल गोल है वैसा कोई क्वेश्चन किया जाए और उसमें आपको ना बोला जाए तो बुरा नहीं लगता है। लेकिन आपके हिसाब से जो लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं, आपके हिसाब से, मैं किसी से पूछूं कि मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, तो व्यक्ति सीधा सीधा, उसको एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत नहीं है, वो सीधा बोलेगा कि आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि द गोल इज अनअचीवेबल। तो मुझे पता है, मुझे भी पता है डीप इनसाइड। लेकिन मैं अगर किसी से बोलूं कि मैं एक मकान कब खरीदूंगा और वो बोल दे कि नहीं आप तो मकान नहीं खरीद पाएंगे, या एक कार कब खरीदूंगा, नहीं आप तो कार नहीं खरीद पाएंगे, तो वो मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उसे भी अचीव न किया जा सके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं उसे अचीव कर सकता हूं, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। और अब इस चक्कर में मैं ये एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर, ये अनुष्ठान, वो अनुष्ठान, ये अंगूठी, वो अंगूठी करता रहूंगा। तो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट को समझना